तो देखिए आज है दोस्तों यूनिट नंबर 3 की वीडियो का पार्ट नंबर 2 जिसके अंदर हमें स्टार्ट करना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल से। इससे पिछला कंटेंट और पिछली यूनिट इससे जो भी है वो सारी चैनल पर अपलोड हो रखी हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी वीडियोस अपलोड हो रखी हैं जो जो इस सब्जेक्ट की मैंने आपको कवर करवा रखी है। ठीक है, तो देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल क्या होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल रेफर्स टू वेरियस मैकेनिज्म एंड पॉलिसी दैट गवर्नमेंट यूज टू रेगुलेट एंड मैनेज इंटरनेशनल ट्रेड। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड के अंदर, ट्रेड कंट्रोल के अंदर वो सारे मैकेनिज्म मतलब वो सारे तरीके और पॉलिसीज आती हैं जो गवर्नमेंट यूज करती है किस चीज को, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसे रेगुलेट करने के लिए कि वो सही तरीके से चलता रहे, एफिशिएंटली वर्क होता रहे, एफिशिएंटली ट्रेड होता रहे कंट्री के अंदर। These instruments can be broadly categorized into two main type: trade barrier and trade facilitation measures। जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल होते हैं इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ट्रेड बैरियर्स, एक होते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स। इनमें ट्रेड बैरियर्स में क्या आते हैं, ऐसे तरीके जो कि हम एज अ रिस्ट्रिक्शन यूज करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। और ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स में आते हैं वो तरीके जिनसे हम इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं, प्रमोशन के तरीके होते हैं। हियर आर सम कॉमन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्रोल। तो अब देखिए कुछ कॉमन हमें बता रखे हैं कौन कौन से। पहला आएगा टैरिफ। टैरिफ आर टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड गुड्स मेकिंग देम मोर एक्सपेंसिव फॉर कंज्यूमर एंड बिजनेसेस। टैरिफ क्या होता है, जो हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कहा जाता है टैरिफ। ये क्या करता है, कंज्यूमर के लिए और बिजनेस के लिए जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए इन गुड्स को और ज्यादा एक्सपेंसिव बना देता है। Tariffs are used to protect domestic industry from foreign competition, raise revenue for the government and correct trade imbalance। टैरिफ का यूज किस लिए करा जाता है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन कंपटीशन से गवर्नमेंट के रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए और एक ट्रेड इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वाटाज। तो क्वाटाज आर लिमिट सेट बाय गवर्नमेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड दैट कैन बी इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री। क्वाटाज क्या होता है, ये एक लिमिट होती है जो गवर्नमेंट इम्पोज कर देती है किस चीज के ऊपर, उन गुड्स के ऊपर जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है कि इससे ज्यादा क्वांटिटी में आप गुड्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। क्वाटाज रिस्ट्रिक्ट द सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इससे क्या होता है, जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं उसकी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। इससे प्रोटेक्ट होते हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो होती है उसे प्रोटेक्ट करा जाता है और मार्केट प्राइस को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है सब्सिडीज। तो सब्सिडीज आर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर मेकिंग देयर प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव इन ग्लोबल मार्केट। सब्सिडीज क्या होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, मतलब फाइनेंशियल मदद होती है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कि वो गवर्नमेंट उन्हें कुछ पैसा प्रोवाइड करवाती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी, जिससे क्या हो वो अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पर उनके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो जाए और वो ग्लोबल मार्केट में उसके लिए कॉम्पीट कर सके। सब्सिडीज कैन हेल्प प्रमोट एक्सपोर्ट। इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। सपोर्ट इंडस्ट्री फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंज। ऐसी इंडस्ट्री जो कि इकोनॉमिक चैलेंज फेस कर रही है, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है या जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, उनको इससे सपोर्ट मिलती है और स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे इकोनॉमी की भी ग्रोथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट कंट्रोल। तो एक्सपोर्ट कंट्रोल आर रेगुलेशन दैट रिस्ट्रिक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स, टेक्नोलॉजी और सर्विस फॉर नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक रीजन। एक्सपोर्ट कंट्रोल क्या होता है, कुछ गुड्स की, टेक्नोलॉजी की और सर्विसेज की एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है नेशनल सिक्योरिटी की रीजन की वजह से, फॉरेन पॉलिसी के रीजन की वजह से या किसी इकोनॉमिक रीजन की वजह से। तो उस चीज को कहा जाता है एक्सपोर्ट कंट्रोल। एक्सपोर्ट कंट्रोल एम टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी एंड प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है इसका एम क्या होता है कि जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसका प्रोलिफरेशन ना हो, मतलब एक तरीके से उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसे बनाने में जो यूज हुआ है और उसको क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इस चीज की को एक सीक्रेसी बनाने के लिए ये एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग रिक्वायर इंपोर्ट टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर इंपोर्टिंग सर्टेन गुड। इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या होती है, कोई भी अगर कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनका अगर इंपोर्ट कोई करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की पहले जरूरत पड़ती है, तो उसे कहा जाता है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। इंपोर्ट लाइसेंसिंग इज यूज्ड टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मॉनिटर ट्रेड फ्लो एंड इंश्योर कंप्लायंस विद ट्रेड रेगुलेशन। जो ये इंपोर्ट लाइसेंसिंग है इससे क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट का फ्लो रेगुलेट होता है, उनके ट्रेड को मॉनिटर करा जाता है और
वो सभी जो ट्रेड की गाइडलाइंस हैं उनको कंप्लाई कर रहे हैं, जो लॉज वगैरह रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती हैं उस इंपोर्ट पर, वो सारे मान रहे हैं। ये चीज इंपोर्ट लाइसेंसिंग की मदद से देखी जाती है। नेक्स्ट है ट्रेड एग्रीमेंट। तो ट्रेड एग्रीमेंट आर फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज दैट इस्टेब्लिश रूल्स एंड कंडीशन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। दो कंट्री जब आपस में मिलकर अपने कंट्री आपस के ट्रेड के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लें, उस चीज को क्या कहा जाता है? ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है। ट्रेड एग्रीमेंट कैन बी इंक्लूडेड प्रोविजन ऑन टैरिफ, क्वाटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? टैरिफ के लिए कोई प्रोविजन, क्वाटाज के लिए प्रोविजन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई प्रोटेक्शन है, या अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसे किस तरीके से रिजॉल्व करा जाएगा, ये सारी चीजें हमारी ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेड रेमेडीज। तो ट्रेड रेमेडीज आर मेजर्स दैट कंट्रीज कैन यूज टू एड्रेस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस सच एज डंपिंग, सेलिंग गुड्स बिलो कॉस्ट और सब्सिडीज बाय फॉरेन प्रोड्यूसर। ट्रेड रेमेडीज क्या होती हैं? ऐसे मेजर जो कि कंट्री किस लिए यूज करती हैं कि कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, उसको रोकने के लिए ट्रेड रेमेडीज का यूज करा जाता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या क्या होती है? जैसे डंपिंग, मतलब जो सेलिंग प्राइस है गुड्स का उससे कम कॉस्ट पर गुड्स को सेल करना, या फिर फॉरेन प्रोड्यूसर से सब्सिडीज मिलना, ये सारी चीजें क्या होती हैं? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती हैं और इनको ट्रेड रेमेडी की मदद से कम करा जाता है। ट्रेड रेमेडी इंक्लूड एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, काउंटरवैलिंग ड्यूटी हो गई और सेफगार्ड मेजर्स, ये सारी चीजें ट्रेड रेमेडीज का पार्ट बनती हैं। नेक्स्ट है कस्टम प्रोसीजर्स। तो कस्टम प्रोसीजर्स आर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस दैट गवर्न द मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस बॉर्डर। कस्टम प्रोसीजर क्या होता है? वो प्रोसीजर जिसकी मदद से, मतलब जो जिस से हमें पता लगता है कि एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में गुड्स की मूवमेंट होनी है तो क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ेगा, वो सी चीज कहलाती है कस्टम प्रोसीजर्स। कस्टम प्रोसीजर इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। इसके अंदर क्या आता है? डॉक्यूमेंटेशन की क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेगी इस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, इंस्पेक्शन, ड्यूटीज कलेक्शन, इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेड रेगुलेशन। ठीक है। लास्ट में है ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल प्ले अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ये इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल होते हैं, ये क्या एक अच्छा रोल प्ले करते हैं किस चीज में? इंटरनेशनल ट्रेड की रिलेशंस को शेप करने में, अच्छी रिलेशन बनाने में, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने में। Government use a combination of trade barrier and trade facilitation measures to achieve their trade policy objective and ensure a level playing field for domestic producer and consumer। गवर्नमेंट क्या करती है? इन सभी ट्रेड बैरियर्स और ट्रेड फैसिलिटेशंस को कॉम्बिनेशंस में यूज करती है, जिससे क्या हो सके, जो गवर्नमेंट का ट्रेड पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके, और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं वो भी ग्लोबल लेवल पर एक तरीके से अपने प्रोडक्ट और मार्केट तक रीच आउट कर सकें। ठीक है। ये था आपका ट्रेड से रिलेटेड। अब हैगा आपका जो कंसेप्ट हैगा वो हैगा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। ये अपने आप में पूरा एक अलग टॉपिक है आपका। तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक कंट्री और बाकी पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज के बीच में, मतलब एक कंट्री और बाकी जितनी भी फॉरेन कंट्री हैं उनके बीच में एक साल के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितने गुड्स आए, कितने गुड्स गए, सारे मॉनेटरी टर्म में मेजर करा जाता है। उस चीज को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। वन ऑफ द मेन यूजेज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसका जो मेन यूज है बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर करने का, वो क्या है? जिससे हमें पता लग सके कि फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। मतलब जो फॉरेन एक्सचेंज की मनी होती है कितनी कंट्री में आ रही है और कितनी कंट्री से जा रही है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजेज अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसके अंदर जो डबल एंट्री सिस्टम होता है बुक कीप करने का वो यूज करा जाता है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड क्रेडिट। और ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में रिकॉर्ड करा जाता है। अगर कुछ आ रहा है तो डेबिट और कुछ जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है। From the standard point of home country, a debit transaction is a flow from for which the home country must pay। डेबिट ट्रांजैक्शन क्या होती है? ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे कंट्री के अंदर कुछ आ रहा है और जो होम कंट्री है उसे उसके लिए पे करना पड़ रहा है। एंड रिक्वायर द सप्लाई ऑफ द होम करेंसी। और उसमें क्या करना पड़ रहा है? उसे अपनी होम करेंसी है उसकी सप्लाई करनी पड़ रही है, मतलब उसे पैसा देना पड़ रहा है दूसरी कंट्री को।
एग्जाम्पल ऑफ डेबिट ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर कोई कंट्री गुड्स का इंपोर्ट करती है तो गुड्स कंट्री में आते हैं और होम करेंसी जाती है। ट्रांसफर टू फॉरेन रेजिडेंट, फॉरेन में कोई रेजिडेंट है उसे हम कुछ चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट और रिडक्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, या तो हम किसी लॉन्ग टर्म एसेट का, फॉरेन का कोई लॉन्ग टर्म एसेट है उसे एक्वायर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पैसा देना पड़ेगा, या फिर हमारी कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है उसे हम पे ऑफ कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। एक्विजिशन ऑफ शॉर्ट टर्म एसेट और रिडक्शन ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, और ऐसा ही सेम शॉर्ट टर्म एसेट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के लिए। तो ये एग्जांपल थे आपके किसके? डेबिट ट्रांजैक्शन के, कि एक कंट्री में डेबिट ट्रांजैक्शन कब होती है। फिर फ्रॉम द स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ होम कंट्री, अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज अ ट्रांजैक्शन फ्लो फ्रॉम विच द होम कंट्री इज पेड एंड इंक्रीज द डिमांड फॉर द होम करेंसी बाय फॉरेन रेजिडेंट। इसके अंदर क्या होता है? होम क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो होम कंट्री होती है उसके पास पैसा आता है, उसको पैसा दिया जाता है उसके गुड्स या सर्विस या किसी और चीज के लिए। एग्जाम्पल क्या क्या है क्रेडिट ट्रांजैक्शन में? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, ट्रांसफर फ्रॉम फॉरेन रेजिडेंट, बाहर के किसी पर्सन ने होम कंट्री के किसी पर्सन को कुछ पैसा भेजा, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट और इंक्रीज ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म एसेट को सेल करा या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बढ़ गई, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एसेट और इंक्रीज ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म एसेट को सेल करा या फिर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इफेक्ट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स से क्या होता है? जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका इनफ्लो होता है कंट्री के अंदर, वाइल इम्पोर्ट ऑफ गुड कॉज आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द कंट्री, जबकि जो इम्पोर्ट होता है उससे क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हुआ माइनस कितना फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हुआ, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। इफ एक्सपोर्ट एक्सीड इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सरप्लस, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगा फॉरेन एक्सचेंज का और इंपोर्ट कम होगा फॉरेन एक्सचेंज का तो वो क्या कहलाता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका सरप्लस में है। वहीं अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा दिखाएगा? आपका डेफिसिट में दिखाएगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है एक बैलेंस ऑफ पेमेंट की? नंबर 1 है समरी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ समरी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इट हैज टू साइड डेबिट एंड क्रेडिट लाइक एनी अदर अकाउंट। ये क्या है? एक तरीके की समरी होता है जो कि हमें बताता है कि क्या कंट्री में इनफ्लो हो रहा है, क्या आउटफ्लो हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज में। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। सेकंड है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, तो द समरी ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रिस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या बताता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट से हमें ये भी पता लगता है कि बाकी के वर्ल्ड के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रही है किसी कंट्री की, उसके बारे में भी बताता है, समरी देता है। दिस ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व रिसीट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कैपिटल रिसीव्ड बाय रेजिडेंट एंड पेमेंट मेड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? कितना पैसा आया गुड्स और सर्विसेज के लिए, कितना कैपिटल रिसीव हुआ रेजिडेंट्स को, या कितना रेजिडेंट्स को बाहर के रेजिडेंट्स को कैपिटल सेंड करा, और उसके अलावा कितनी पेमेंट करी गई गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है। वो सारी चीजें भी हमें इससे पता लगती हैं। नेक्स्ट है कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंटेन ट्रांजैक्शन बिटवीन अ कंट्री विद द कंट्रीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या होता है? एक कंट्री की बाकी सभी कंट्रीज के साथ की ट्रांजैक्शन होती हैं। ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ सेम कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड, और इसके अंदर अगर एक ही कंट्री के 2 लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो चीज इसमें इंक्लूड नहीं करी जाती है। नेक्स्ट है फ्लो स्टेटमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अ कंपाइलेशन ऑफ लोगो ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑन पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेट, इट इज मोर लाइक अ फंड फ्लो स्टेटमेंट रेदर देन लाइक अ बैलेंस शीट। ये क्या होती है? एक तरीके की फंड फ्लो स्टेटमेंट होती है, मतलब जब पैसा आता है तब रिकॉर्ड करा जाता है, जब जाता है तब रिकॉर्ड होता है, कॉन्टिन्यूअस बेसिस पे होता है, ना कि ये एक पर्टिकुलर डेट पे किया जाता है जैसे कि बैलेंस शीट। ये ऐसी नहीं होती है, फ्लो स्टेटमेंट की तरह होती है। नेक्स्ट है डेफिनेट पीरियड, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड यूजुअली 1 ईयर। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है वो एक टाइम पीरियड कवर करता है जो कि कितना होता है? 1 साल का होता है। However, it may be prepared for shorter time periods such as 6 months, 3 months or even 1 month depending upon country requirement। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ये टाइम पीरियड है ये 1 ही साल का हो, इसे हम 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अपने कंट्री के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम है, तो ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन बीओपी ऑन बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, ईच ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन डेबिट एंट्री एंड क्रेडिट एंट्री ऑफ इक्वल अकाउंट। Therefore, balance of payment must always have
बैलेंस। क्या बोला है, जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है ये डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, जिसके अंदर अगर जो ट्रांजैक्शन होती है उसके डेबिट इफेक्ट भी इंक्लूड करा जाता है और उसका क्रेडिट इफेक्ट भी जिस अकाउंट पे होता है, तो इससे क्या होता है, ये हमेशा बैलेंस में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, तो द वेरियस आइटम रिकॉर्डेड इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैन बी क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग हेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में जो जो चीजें रिकॉर्ड करी जाती है उनको हम 4 हेड्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, यूनिलेटरल पेमेंट अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो सबसे पहले करंट अकाउंट क्या होता है, द करंट अकाउंट इंक्लूड ऑल ट्रांजेक्शन दैट इंक्रीज और डिक्रीज द कंट्रीज नेशनल इनकम। करंट अकाउंट के अंदर वो सारी ट्रांजैक्शन आती हैं जो किसी एक कंट्री की नेशनल इनकम को या तो बढ़ा दें या कम कर दें। इट कंसिस्ट टू ऑफ मेजर ग्रुप आइटम। इसके अंदर 2 मेजर ग्रुप होते हैं करंट अकाउंट के अंदर: विजिबल और मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, और इनविजिबल और सर्विस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट और सेल ऑफ गुड्स abroad are credit entries because these create monetary claim on foreigner. On the other hand, merchandise import or purchase of goods from abroad are debit entry because these create money claim of foreign on the home country. तो देखिए, जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है इसके अंदर अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो क्या होता है, ये क्रेडिट साइड में जाती है करंट अकाउंट के एंट्री, और वहीं अगर इंपोर्ट हो रहा होता है तो वो डेबिट साइड में एंट्री आती है। इनविजिबल एक्सपोर्ट और सेल ऑफ सर्विस अब्रोड आर क्रेडिट एंट्रीज, वाइल इनविजिबल इंपोर्ट और परचेज ऑफ सर्विस फ्रॉम अब्रोड आर डेबिट एंट्री। ऐसा ही इनविजिबल एक्सपोर्ट और इनविजिबल इंपोर्ट के साथ है, अगर इनविजिबल एक्सपोर्ट है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी एंट्री, इनविजिबल इंपोर्ट है तो वो डेबिट साइड में। इनविजिबल एक्सपोर्ट इंक्लूड, अब इनविजिबल एक्सपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सेल ऑफ सर्विस टू फॉरेनर। एक फॉरेनर है उसको हमने सर्विस की सेल करी है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विस, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन लोन एंड इन्वेस्टमेंट अब्रोड आर इंक्लूडेड इन इनविजिबल एक्सपोर्ट। तो ये जो सारी ट्रांजेक्शन है ये आपकी किसमें, इनविजिबल एक्सपोर्ट के अंदर इंक्लूड करी जाती है। इनविजिबल इंपोर्ट इंक्लूड द परचेज ऑफ सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल, सैलरीज, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड टू फॉरेनर। इनविजिबल इंपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, ये सारी चीजें, इनको जब हम परचेज करते हैं तो वो आपकी इनविजिबल इंपोर्ट के अंदर आती हैं। द करंट अकाउंट बैलेंस इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वैल्यू ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विस, इनकम एंड गिफ्ट। जो करंट अकाउंट बैलेंस होता है वो क्या डिफरेंस बताता है कि कितने वैल्यू के गुड्स, सर्विस, इनकम और गिफ्ट्स हैं उनका इनफ्लो हुआ और कितनों का आउटफ्लो हुआ, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका करंट अकाउंट का बैलेंस बचता है। When inflow are more than outflow, अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो कम है तो करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस होगा, लेकिन अगर आउटफ्लो करंट अकाउंट सरप्लस मींस द कंट्री हैज अ नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और अगर करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है तो वो क्या बताता है कि कंट्री के अंदर नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है, मतलब कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है एक तरीके से। ऑन दी अदर एंड व्हेन आउटफ्लो एक्सीड इनफ्लो, अगर आउटफ्लो इनफ्लो से ज्यादा हो जाता है तो करंट अकाउंट सेट टू बी नेगेटिव, तो करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाता है। अ डेफिसिट करंट अकाउंट मींस द कंट्री इज नेट बोरोवर फ्रॉम अब्रोड। और डेफिसिट करंट अकाउंट मतलब नेगेटिव करंट अकाउंट का क्या मतलब हो जाता है कि जो कंट्री है वो नेट बोरोवर है अब्रोड से, मतलब कंट्री ने बाहर से पैसा बोरो करा है। इट्स डोमेस्टिक सेविंग्स आर लेस देन इट्स डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड द कंट्री एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इट्स प्रोडक्शन। क्या क्या कंक्लूजन निकल के आते हैं नेगेटिव बैलेंस से, कि जो डोमेस्टिक सेविंग है कंट्री की वो कम है उसकी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट से, और जो कंट्री का एक्सपेंडिचर है वो उसके प्रोडक्शन से ज्यादा है। ये था आपका करंट अकाउंट का सारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: प्राइवेट कैपिटल, बैंकिंग कैपिटल, ऑफिशियल कैपिटल। द प्राइवेट अकाउंट इंक्लूड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन। जो प्राइवेट अकाउंट होता है उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन आती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांजेक्शन आती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांसफर विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांसफर हम किनको बोलते हैं, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल का होता है। Whereas long term capital transfer has a maturity period of more than 1 year। जो long term capital transaction होती है उनका maturity period 1 साल से ज्यादा का होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, अब लॉन्ग टर्म के अंदर क्या क्या आता है, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके की, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, करेंसी डिपॉजिट्स हो गए, फॉरेन करेंसी डिपॉजिट, ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट है जो बैंकिंग कैपिटल। तो बैंकिंग कैपिटल इंक्लूड मूवमेंट इन एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक व्हिच आर ऑथराइज्ड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज।
बैंकिंग कैपिटल के अंदर क्या चीजें आती हैं, जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं कमर्शियल बैंक की, उनकी जो मूवमेंट होती है फॉरेन एक्सचेंज के साथ, उस चीज को हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, बैंकिंग कैपिटल में। ऑफिशियल कैपिटल क्या होती है, रेफर्स टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्डिंग इन फॉरेन करेंसी एंड स्पेशल ड्राइंग राइट विद गवर्नमेंट। ऑफिशियल कैपिटल ट्रांजैक्शन कौन कौन सी होती हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिजर्व बैंक होल्ड करती है फॉरेन करेंसी की, और स्पेशल ड्राइंग राइट होता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर, वो चीज आती है ऑफिशियल कैपिटल अकाउंट के अंदर। इनफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम अब्रॉड आर ट्रीटेड एज क्रेडिट आइटम। अगर बाहर से कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लेते हैं, वेयर एज कैपिटल इनफ्लो फ्रॉम होम कंट्री, अगर होम कंट्री से कैपिटल का इनफ्लो बाहर हो रहा है तो वो हमारी डेबिट साइड का आइटम बनती है अकाउंट में, ठीक है। ये था आपका कैपिटल अकाउंट छोटा सा। नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट। तो अ यूनिलेटरल ट्रांसफर इज वन वे ट्रांसफर ऑफ मनी गुड सर्विस फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, जब सिर्फ एक पर्सन से या तो मनी या गुड्स या सर्विस ट्रांसफर होते हैं और उसके बदले में दूसरे पर्सन को कुछ भी नहीं देना होता है। इट इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू देयर सिटीजन। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ज्यादातर ऐसी पेमेंट जो गवर्नमेंट अपने सिटीजन को करती है वो आती है, और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एड, या फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री को करती है फॉरेन सपोर्ट के फॉर्म में, वो सारी ट्रांजैक्शन यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट के अंदर हमारी आती हैं। इन दीज केस द सप्लायर ऑफ फंड रिसीव नथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द रेसिपिएंट। इसके अंदर क्या होता है, जो सप्लायर होता है उसे बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। A unilateral transfer differ from bilateral transfer such a bilateral trade which involve reciprocal of economic benefit for both the party। जो यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है वो इसीलिए बाइलेटरल ट्रांसफर से अलग है क्योंकि बाइलेटरल के अंदर दोनों पार्टी को ट्रांजैक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच में एक्सचेंज होता है, लेकिन यूनिलेटरल में सिर्फ ट्रांसफर होता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑकर फ्रीक्वेंटली एज गिफ्ट इन एवरीडे लाइफ। यूनिलेटरल ट्रांसफर का डेली लाइफ का एक एग्जांपल है जो गिफ्ट दिया जाता है। These can be contrasted with bilateral transfer, a mutual exchange of goods, money or service। A birthday gift और wedding present are example where nothing is expected in return। जो एक बर्थडे गिफ्ट होता है या वेडिंग गिफ्ट होता है वो एक यूनिलेटरल ट्रांसफर का ही एग्जांपल होता है जिसमें बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। Unilateral transfer sent by government are included in universal transfer account of a nation's balance of payment account। अब जो यूनिलेटरल ट्रांसफर जो गवर्नमेंट करती है वो कहाँ रिकॉर्ड करे जाते हैं, उस कंट्री के यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट में रिकॉर्ड करे जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेड ट्रांजेक्शन विच आर बायलेटरल दैट बोथ पार्टी रिसीव समथिंग। और ये अलग होते हैं किससे, जो भी बायलेटरल ट्रांजेक्शन होती हैं उनसे, ठीक है। फोर टाइप का जो अकाउंट है आपका वो आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो गवर्नमेंट होल्डिंग और मींस ऑफ पेमेंट हेल्ड बाय ऑफिशियल एजेंसी दैट आर जनरली एक्सेप्टेड फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्लेम आर इंक्लूडेड इन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। क्या होता है, कई बार कुछ पेमेंट गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखी होती हैं या कुछ ऑफिशियल एजेंसीज ने होल्ड कर रखी होती हैं। किस लिए फॉरेन एक्सचेंज ये होल्ड कर रखा होता है, कई बार कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है तो उसको क्लेम करने के लिए या सेटल करने के लिए जब इनका यूज करा जाता है तो ऐसे जो होल्डिंग होती है वो किस अकाउंट के अंदर होती है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर वो होती है। दीज आर ऑफिशियल परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एंड अदर रिजर्व। ये क्या होता है, एक तरीके से ऑफिशियली खरीद रखे होते हैं या सेल कर रखी होती है फॉरेन करेंसी की या फॉरेन रिजर्व्स की। Essentially, this type of account keep track of transaction relating to international reserve and central bank assets that are transferred among nation to settle either balance of payment deficit or surplus। ये क्या होते हैं, इस टाइप के जो अकाउंट होते हैं उनके अंदर इंटरनेशनल ट्रेड की ट्रांजैक्शन को ट्रैक रखा जाता है और सेंट्रल बैंक के एसेट का ध्यान रखा जाता है कि जो सेंट्रल बैंक है उसने फॉरेन करेंसी नेशंस के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शन करी हैं किसी पेमेंट ऑफ डेफिसिट या सरप्लस को बैलेंस करने के लिए। A nation running chronic current account deficit may formulate policy prescription to improve quality of goods for import or seek exchange rate adjustment to make their export more price competitive। अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसका जो ये आपका करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में चल रहा है तो वो अच्छी क्वालिटी की पॉलिसीज क्रिएट करेगी जिससे क्या हो, जो एक्सपोर्ट और ये एक्सचेंज रेट है इन सारी चीजों को कॉम्पिटिटिव प्राइस कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके कि ग्लोबल मार्केट में वो ट्रेड कर सके। It also may try to create better condition for international company looking to build new factory abroad। और इससे क्या होता है, जो ऐसी इंटरनेशनल कंपनी जो कहीं बाहर जाकर अपनी कंट्रीज बनाना चाहती हैं उनके लिए एक बेटर कंडीशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक था आपका ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट थे वो सारे, ठीक है। अब आएगा कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है इसके अंदर डिसइक्विलिब्रियम क्यों होता है, मतलब एक तरीके का
जो डिसबैलेंस हो जाता है, ये कम ज्यादा हो जाते हैं, डेफिसिट सरप्लस हो जाता है, वो क्यों होता है? तो द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन डिमांड फॉर एंड सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी आर इक्वल। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसे हम इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं? जब जितनी सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की उतनी ही उसकी डिमांड है, तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस आइदर अ सरप्लस और डेफिसिट इन इट। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? या तो सरप्लस है या डेफिसिट है। व्हेन द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एक्सीड्स इट्स सप्लाई, जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो डेफिसिट हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अ सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट मींस सप्लाई ऑफ एक्सचेंज एक्सीड्स इट्स डिमांड, जब सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो उससे क्या हो जाता है? सरप्लस हो जाता है। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर। अब किन किन चीजों की वजह से होता है? पहला आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर। इसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर में पार्ट है डेवलपमेंट डिसइक्विलिब्रियम। तो डेवलपिंग कंट्री अंडरटेक हैवी एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पावर प्लांट, ब्रिज, रोड, पोर्ट्स, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटीज। तो क्या होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा खर्चा कर देती हैं, जैसे कि पावर प्लांट, ब्रिजेस, रोड, पोर्ट्स, हॉस्पिटल बनाने में, जिसकी वजह से उनका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। फिर आता है साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम। तो सच डिसइक्विलिब्रियम अराइज ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉज्ड बाय बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की वजह से जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर इफेक्ट पड़ता है, उससे जो डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है वो कहलाता है आपका साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम। द बूम इन बिजनेस एक्टिविटी इन अ कंट्री इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन एंड प्राइस। अगर बिजनेस एक्टिविटी में बूम आ जाता है तो उससे क्या होता है, जो प्राइस है, कंजप्शन है, डिमांड है, वो बढ़ जाती है। द कंट्री इंपोर्ट मोर कंज्यूमर गुड्स टू मीट द इंक्रीज इन डिमांड। और कंट्री क्या करती है, फिर ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर गुड्स का इंपोर्ट करती है, जिसके लिए फिर उन्हें पैसा देना पड़ता है और उससे डेफिसिट हो जाता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। तो डिसइक्विलिब्रियम इन अ कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ड्यू टू सेक्युलर ट्रेंड इन द इकोनॉमी। सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा डिसइक्विलिब्रियम जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस वजह से है? किसी सेक्युलर ट्रेंड की वजह से है कंट्री में। In a developed country like US, disposal income and aggregate demand are generally very high. At the same time, cost of production are high on account of high wage rate. High cost result in higher price. Therefore, the country import goods from other country where quality of product produced at lower cost. ये क्या होता है, किसी कंट्री में अगर डिमांड ज्यादा होती है तो उससे गुड्स के प्राइस भी ज्यादा हो जाते हैं, वेजेस रेट बढ़ जाते हैं, सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो ऐसे टाइम पर कंट्री क्या करती है, उन गुड्स को दूसरी कंट्री में से जहां पर वो गुड्स थोड़े सस्ते होते हैं वहां से इंपोर्ट करती है। तो इस केस में क्या होता है, फिर कंट्री को वो गुड्स इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज की पेमेंट करनी पड़ती है, इससे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम। तो स्ट्रक्चरल चेंज इन इकोनॉमी इंक्लूड शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई, डेवलपमेंट ऑफ बेटर सब्स्टिट्यूट, एग्जॉस्टेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, चेंज इन ट्रांसपोर्ट रूट एंड कॉस्ट। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? ऐसा डिसइक्विलिब्रियम जो किस वजह से आए, जब कंट्री अपने स्ट्रक्चर में चेंज करे, या तो एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में ट्रांसफर हो जाए, या फिर कुछ ऐसे अल्टरनेटिव सोर्सेज को डेवलप करने लग जाए जो कि किस चीज से, स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो कंट्री के, जिसकी वजह से कंट्री का बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है और उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में चला जाता है, तो वो कहलाता है आपका स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट हैगा जो फैक्टर हैगा वो हैगा पॉलिटिकल फैक्टर। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, सिविल वॉर, राइट्स, टेररिज्म, एक्सटर्नल वॉर, सच अदर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट अ थ्रेट टू इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट। दिस फैक्टर में लीड टू लार्ज कैपिटल आउटफ्लो एंड डिक्लाइन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। क्या बोला है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी किसी कंट्री के अंदर, सिविल वॉर, राइट्स हो रहे हैं, टेररिज्म है, एक्सटर्नल वॉर है, या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक खतरा हो जाता है इंडस्ट्री को भी और उसमें होने वाली इन्वेस्टमेंट को भी। तो इससे क्या होता है, जो लोग होते हैं वो दूसरी कंट्री में पैसा लगाना ज्यादा अच्छा समझते हैं, इससे क्या होता है, फिर आउटफ्लो होता है और डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल फैक्टर। तो चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन में अफेक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विच टर्न क्रिएट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सोशियोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है, टेस्ट में चेंज आ गया, लोगों के प्रेफरेंस में चेंज आ गया, फैशन में चेंज आ गया, जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में चेंज आता है, और इससे क्या होता है, फिर आपका डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिफरेंट मेजर्स टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के क्या क्या मेजर्स हैं आपके। तो सबसे पहला आएगा आपका ऑटोमेटिक करेक्शन। हियर द assumption इज दैट इफ द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर अलाउड to play freely in course of time of disequilibrium in BOP will be automatically achieved।
ऑटोमेटिक करेक्शन में क्या माना जाता है, ये माना जाता है कि जो मार्केट के फोर्स होंगे, डिमांड एंड सप्लाई, वो अपने आप अपना रोल प्ले करेंगे और इस डिसइक्विलिब्रियम को आगे चलकर अपने आप ठीक कर देंगे। फिर डेलिब्रेट मेजर्स, सो व्हेन डिसइक्विलिब्रियम इज नॉट करेक्टेड ऑटोमेटिकली डेलिब्रेट स्टेप्स आर टेकन एंड दीज आर फॉलोड। जब जो ये डिसइक्विलिब्रियम को मार्केट फोर्सेज सही नहीं कर पाते हैं, जो ऑटोमेटिक मेजर है वो ठीक नहीं कर पाते हैं, तब क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं। सबसे पहले रिडक्शन या एक्सपेंशन ऑफ मनी सप्लाई। तो डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट कैन करेक्टेड बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर डेफिसिट हैगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में तो मनी सप्लाई को कम कर देंगे हम, तो उससे क्या हो जाएगा, डेफिसिट खत्म हो जाएगा। और अगर सरप्लस हैगा तो मनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, उससे जो डिसइक्विलिब्रियम है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हैगा आपका डिवैल्यूएशन। तो अ कंट्री हैविंग कंसीडरेबल डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिवैल्यूएट इट्स करेंसी टू इनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इंपोर्ट। और क्या मेजर लिया जाता है, स्टेप लिया जाता है, कंट्री अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देती है, जिससे क्या होता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है। डिवैल्यूएशन मींस रिडक्शन इन ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। इस डिवैल्यूएशन के अंदर करा क्या जाता है, जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट होता है उसे कम कर दिया जाता है। नेक्स्ट हैगा एक्सचेंज कंट्रोल। तो अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री सेंट्रल बैंक एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड अर्निंग ऑफ कंट्री। इसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल बैंक होती है, उसका पूरा कंट्रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर और कंट्री की अर्निंग के ऊपर, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और बैंक मिलकर अपने आप देख लेते हैं कि किस तरीके से इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना है। नेक्स्ट हैगा हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो अ कंट्री में बूट्स इट्स export, reducing or abolishing export duty, providing export subsidy, encourage export promotion and marketing through monetary, fiscal, institutional and physical incentive and facilities। क्या बोला है, एक्सपोर्ट प्रमोशन की टेक्निक्स का यूज करके कि हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दें, एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड करें, एक्सपोर्ट प्रमोशन को एनकरेज करें। इन सारे तरीकों से क्या करा जाता है, एक्सपोर्ट बढ़ाया जाता है, जिससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाता है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है वो कम हो जाता है। फिर इंपोर्ट कंट्रोल। तो इंपोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय इम्पोजिंग इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी, फिक्सिंग इंपोर्ट कोटा, इंपोर्ट लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिटिंग ऑलटुगेदर द इंपोर्ट ऑफ सर्टेन नॉन एसेंशियल आइटम्स। इंपोर्ट कंट्रोल के अंदर क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा देना, फिक्स्ड इंपोर्ट कोटा को फिक्स कर देना, इंपोर्ट लाइसेंसिंग करना, प्रोहिबिट करना इंपोर्ट को, एसेंशियल नॉन एसेंशियल आइटम के इंपोर्ट को रोकना। ये सारे क्या आते हैं, आपके इंपोर्ट कंट्रोल के अंदर आते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसका ज्यादा आउटफ्लो नहीं होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी यहाँ ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाती है। इतना ही कंटेंट आपको करना है, 2 पार्ट के अंदर आपकी यूनिट कवर हो गई। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।